अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन डिज़ायर एंड डिमांड। एक कॉलम हमारे पास आएगा डिज़ायर एंड सेकंड आएगा डिमांड का। द विलिंगनेस टू परचेज ऑफ गुड्स विच इज़ आउट ऑफ परचेजिंग पावर इज कॉल्ड डिज़ायर एंड द विलिंगनेस टू परचेज ऑफ गुड्स अंडर परचेजिंग पावर इज कॉल्ड डिमांड। मीन्स डिज़ायर और डिमांड इन दोनों के डेफिनेशंस को बहुत ज़्यादा इजी बनाकर आप तक पहुंचाया गया है। दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो जस्ट एक वर्ड का है। डिज़ायर के अंदर यूज़ होगा हमारा आउट ऑफ और डिमांड के अंदर आपने यूज़ करना है अंडर। सेकंड पॉइंट हमारे पास है, इट हैज़ लिमिटेड स्कोप। डिज़ायर का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, जबकि डिमांड का जो स्कोप है वो वाइड है। इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। डिज़ायर को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। डिमांड को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेचर में आ जाएगा, डिज़ायर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डिमांड और डिमांड इज़ अ पार्ट ऑफ डिज़ायर। मीन्स डिज़ायर जो है वो डिमांड का हिस्सा नहीं है, बट हर डिमांड डिज़ायर का हिस्सा होती है। हर डिमांड जो है वो डिज़ायर का हिस्सा है, राइट। अच्छा, तो इसके अंदर हम ये कैसे डिस्कस करेंगे कि हमारे जो प्राइस और डिमांड है उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब लेट सपोज कि जो हमारी इनकम है वो 100 है, ठीक हो गया। जो प्रेफरेंसेस हैं वो नहीं है। प्रेफरेंसेस से मुराद विलिंगनेस है, हमारे डिज़ायर है या फिर हमारी विश है जो कि हम ख़रीदना चाहते हैं या नहीं ख़रीदना चाहते, ठीक। प्राइस ऑफ गुड्स में हमारे पास क्या है कि हमारी जो इनकम है वो 100 है और जो गुड के प्राइस हैं वो 99 और 101 के मिड में है, या फिर ये दोनों प्राइस हैं। अब 100 हमारी रेंज है, अगर तो प्राइस 99 है तब वो हमारी रेंज में है और मैं उसको ले सकती हूँ। अगर 100 है तब भी मैं उसको ले सकती हूँ। बट नेचर इग्नोर क्यों है? बिकॉज मेरी प्रेफरेंस ही नहीं है, मैं उसको लेना ही नहीं चाहती है उस चीज़ को। तो उसकी प्राइस मेरी रेंज में हो या फिर मेरी रेंज से बाहर हो, उस चीज़ का मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा, राइट। सेकंड है हमारे पास, हमारी इनकम वही 100 है, प्रेफरेंसेस जो है वो हो गया मेरे पास येस कि मैं उस चीज़ को लेना चाहती हूँ। अब जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो मेरी रेंज है, उस मेरी रेंज जो है 100 है और मेरी जो प्राइस है उससे ज़्यादा है, ठीक। अगर मेरी प्राइस उससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मैं उस चीज़ को बाय नहीं कर सकती। मीन्स ये मेरी बन जाएगी डिज़ायर कि मेरी इनकम से ज़्यादा की प्राइस है जबकि मैं उस चीज़ को ख़रीदना चाहती हूँ, बट मैं उसको ले नहीं सकती, ठीक। थर्ड है हमारे पास, इनकम 100 है, प्रेफरेंस येस है, प्राइस ऑफ गुड्स आ गई मेरे 100 और 99। मीन्स ये दोनों जो चीज़ें मेरी हैं वो मेरी रेंज के अंदर अंदर है और मेरी जो प्रेफरेंस है वो भी येस है, मैं इस चीज़ को लेना भी चाहती हूँ और ये मेरी रेंज में भी है। तो ये मेरी हो जाएगी डिमांड कि इस चीज़ की मुझे डिमांड है, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन डिमांड ब्रीफली। डिमांड की देखिए डेफिनेशन वही है हमारे पास जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में समझे। द विलिंगनेस टू परचेज ऑफ गुड्स अंडर परचेजिंग पावर इज कॉल्ड डिमांड, ये सेम है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा शेड्यूल। कंज्यूमर इनकम 100, ये हमने जस्ट अज्यूम की है, ये हमारी अजम्पशन है कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो लेट सपोज कि 100 है। अब मेरे पास जो भी गुड्स हैं उनकी फर्स्ट हम ले लेते हैं कि एक चीज़ है लाइक टी है, उसकी जो प्राइस है वो 20 है, ठीक है। तो जिसमें उसकी प्राइस 20 है और मेरी इनकम 100 है तो मैं उसके 5 मतलब जो मेरी डिमांड है ना वो मेरी 5 हो जाएगी, ठीक। अब जैसे जैसे उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस उसकी इंक्रीज़ हो रही है, तो जो मेरी डिमांड है वो क्या हो रही है, मेरी डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, ठीक। यहाँ पे मेरी प्राइस हो गई है 25 तो डिमांड हो गई है 4। देखो डिमांड हो गई है मेरी 4। फिर उसके बाद मेरे अगर प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज़ होकर 30 हो गई है तो मेरी डिमांड और ज़्यादा डिक्रीज़ होकर 3 की तरफ चली गई। मीन्स जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। ग्राफ में यहाँ पे हमने हमेशा ये वाले जो हमारी वाई एक्सिस है यहाँ पे हमेशा आपने लेना है प्राइस पी। उसके बाद जो मेरी एक्स एक्सिस होगी यहाँ पे आपने हमेशा से लेना है क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास आर का हमें बता रहा है हमारी डिमांड और प्राइस, वही स्केजुअल होगा जो हमारा चार्ट के अंदर है। फिर यहाँ पे हमारी आ गई है एक्सप्लेनेशन के अंदर है कंसीडर अ कंज्यूमर हु परचेज गुड्स एक्स एट गिवन प्राइस पी। आपने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि गुड्स हैं जो हमने सपोज किए हैं एक्स के बराबर और जो प्राइस है वो है हमारी पी। इनिशियली व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स ₹20 कंज्यूमर गुड्स डिमांड इज 5 यूनिट्स। वही बात आ गई कि जब प्राइस हमारे 20 है तो कंज्यूमर की डिमांड है 5 यूनिट्स। इफ द प्राइस इंक्रीजेज टू 25 कंज्यूमर गुड्स डिमांड डिक्रीज
एज 4 यूनिट्स। जब कंज्यूमर की डिमांड बढ़कर 25 आ गई तो जो हमारी डिमांड है कंज्यूमर, जब प्राइस बढ़कर 25 आ गई तो जो हमारी डिमांड है वो डिक्रीज़ होकर हमारी आ गई है 4 यूनिट्स। व्हेन प्राइस अगेन इंक्रीज टू ₹30, जब प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज हो गई और 30 पर आ गई तो जो हमारी डिमांड है डिक्रीज़ होकर 3 यूनिट्स पे आ गई, एंड सो ऑन। इट मीन्स व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस कंज्यूमर गुड्स डिमांड डिक्रीजेस। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे जो कंज्यूमर की डिमांड है वो हमारी डिक्रीज होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2B, डिफाइन डिमांड कर्व ब्रीफली। डिमांड कर्व क्या होता है? द कर्व इज शोज डिफरेंट लेवल ऑफ क्वांटिटी डिमांड। वो कर्व जो अलग अलग तरीके से क्वांटिटी की जो हमारी डिमांड है वो शो करे ऑफ गुड्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस, अलग अलग प्राइसेस पे, इज कॉल्ड डिमांड कर्व। जो स्केजुअल है हमारा ये वही है जो प्रीवियस यूज़ किया गया था, ग्राफ हमारा वही है जो पहले यूज़ किया गया था। ठीक हो गई, एक्सप्लेनेशन में हमारी वही है जो पहले यूज़ की गई है क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो एक चीज़ इंक्रीज हुई है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग। वो फैक्टर्स जो हमारी इस कर्व के ऊपर अफेक्ट करते हैं वो क्या है? डिमांड कर्व के ऊपर जो हमारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, आइए वो देखते हैं। ये हमारे आ गए फैक्टर्स। नंबर 1, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, फ्यूचर प्राइस, पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। ये 5 वो पॉइंट्स हैं जिनकी जो हमारी डिमांड पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर इनके अंदर कोई भी चेंज होगा तो उसकी वजह से जो हमारी डिमांड है उसके अंदर भी चेंज होगा। अगर किसी ना किसी किसी की इनकम में चेंज होता है या रिलेटेड गुड्स चेंज होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज होते हैं, फ्यूचर में प्राइस अगर चेंज होती है, पॉपुलेशन जो एरिया है उसमें कोई भी आपका फ़र्क पड़ता है या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगता है तो आपकी जो डिमांड है उस। क्वेश्चन नंबर 2C है हमारे पास, स्टेट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में क्या है? व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस इट्स डिमांड डिक्रीजेस। प्राइस ऑफ गुड्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उनकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेस इट्स डिमांड इंक्रीजेस। अगर प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो हमारी डिमांड होगी वो हो जाएगी इंक्रीज। उसके बाद ये जो हमारा शेड्यूल है, ग्राफ है, एक्सप्लेनेशन है, ये सब की सब क्वेश्चन नंबर 2 से वही है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डिस्कस किए। सारा सब कुछ वही है। जस्ट लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है हमारा कि गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, और अगर गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2D, डिफाइन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड व्हेन डिमांड ऑफ गुड्स चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड। अगर गुड्स की डिमांड जो है वो चेंज हो रही है, किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स की प्राइस में अगर कोई भी चेंज हो रहा है और उसकी वजह से उसकी डिमांड चेंज हो रही है तो वो आपका कहलाएगा हमेशा क्वांटिटी इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। स्केजुअल, ग्राफ, एक्सप्लेनेशन सब कुछ वही है। यहाँ पे जो ए और बी शो किया गया है वो जस्ट कर्व को दिखाने के लिए शो किया गया है। ठीक है, कि प्राइस अगर आपकी नीचे की तरफ आ रही है तो डिक्रीज है, और अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो आपकी जो प्राइस है वो जो हमारी डिमांड है वो बढ़ रही है। ठीक हो गया। काइंड्स में आ जाइए कि जो हमारी टाइप्स हैं वहाँ देयर आर 2 काइंड्स ऑफ change in quantity demand, expansion in demand or contraction in demand. The movement along demand curve from point A to B is called expansion in demand. मीन्स देखें अगर पॉइंट हमारा A है और A से हमारी जो कर्व है वो B की तरफ अगर आ रहा है तो ये है एक्सपेंशन इन डिमांड। मीन्स इसमें जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है, अगर हमारा जो आर्क है वो बी से ए की तरफ जा रहा है, डिक्रीज यानी कि उल्टा जा रहा है, तो जो हमारी प्राइस है एक्चुअली वो इंक्रीज़ हो रही है। मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो जो डिमांड ऑफ गुड्स है वो हमारी डिक्रीज़ हो रही है। अगर डिक्रीज़ हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है, अगर इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सपेंशन इन डिमांड कहलाएगा। दोनों में जस्ट यही फ़र्क है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया 3A, राइट द assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस इट्स डिमांड डिक्रीजेस, और प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेस इट्स डिमांड इंक्रीजेस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये वही डेफिनेशन है जो अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस की है। assumptions ऑफ और लॉ ऑफ डिमांड, assumptions देख लेते हैं। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की जो भी इनकम है अगर उसमें थोड़ा सा भी कोई भी चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो हमारी डिमांड है उसमें भी चेंज आएगा। ठीक हो गया। इट मीन्स इट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट इन लॉ ऑफ डिमांड। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन सी होती हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इफेक्ट्स द डिमांड ऑफ गुड्स।
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हमारे सबसे पहले समझें कि ये क्या होती है। ये होती है हमारी सब्सटीट्यूट। ठीक, सब्सटीट्यूट मीन्स जो हमारा आप ऐसे ले लें कि टी है और जस्ट अगर आप टी को ले लें तो अगर टी के प्राइस हमारे बढ़ेंगे तो जो कंज्यूमर्स होंगे वो हमारे कॉफ़ी की तरफ चले जाएंगे। ठीक, वो हमारे मूव करके चले जाएंगे कॉफ़ी की तरफ। अगर इनमें से कॉफ़ी की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो डिमांड जो होगी वो हमारी टी की बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। मतलब अगर एक चीज़ की डिमांड, एक चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसके सब्सटीट्यूट की डिमांड बढ़ रही है, वो माना कहलाता है सब्सटीट्यूट। और जो सेकंड है वो है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है हमारा कि आपका जैसे आप ले रहे हैं कि फ्यूल, अगर आपकी फ्यूल की प्राइस बढ़ रही है तो मीन्स कार की जो आपकी डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक, इससे एक दूसरे पे फ़र्क पड़ना वो हमारा कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इन दोनों की प्राइस में अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो उनकी जो डिमांड है वो भी चेंज होती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे पास क्या होता है, अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ गुड्स इज एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर आपकी चॉइस में जो है वो फ़र्क होगा और कभी आपकी प्राइस, आपकी जो चॉइस है अगर वो किसी चीज़ को लेना चाह रही है और उसकी जो हम आपकी इनकम है वो इजाज़त नहीं दे रही है, ऑब्वियसली हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया है कि वो हमारा कहलाएगा डिज़ायर। तो एक्सटर्नल फैक्टर में हमारी ये चीज़ें भी मैटर करती हैं कि अगर किसी चीज़ को आपके लेने की विल ही नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को नहीं लोगे, और अगर विल है तो फिर वो आप ज़्यादा में भी बाय करोगे चाहे उसकी प्राइस कम हो या ना हो। तो इसलिए इसका इफेक्ट होता है। फ्यूचर प्राइस में क्या है, फॉर डिमांड ऑफ गुड्स इट्स फ्यूचर प्राइस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। फ्यूचर प्राइस शुड रिमेन सेम इन लॉ ऑफ डिमांड। फ्यूचर प्राइस का सेम रहना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखें अगर किसी भी चीज़ की प्राइस है वो फ्यूचर में आपको पता लगा कि भाई वो इंक्रीज़ होने वाली है तो लोग क्या करते हैं कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑल दो कि उनकी जो करंट प्राइस है वो कम नहीं हुई होती, उसके बावजूद जो उसकी डिमांड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया एंड लॉ ऑफ डिमांड। पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इज अनदर एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। इफ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया चेंज देन डिमांड ऑफ गुड्स इज ऑल्सो चेंज। अगर एरिया की जो पॉपुलेशन है उसमें वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, उसमें किसी भी किस्म का कोई चेंज आता है तो इट मीन्स इट शुड रिमेन कांस्टेंट लाउन। तो इसलिए इसको ज़रूरी है कि वो भी कांस्टेंट रहे क्योंकि उसकी वजह से भी गुड्स की जो डिमांड है उसमें और चेंज आएगा ही आएगा। ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 3B जो कि हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड वही है जो पहले डिस्कस किया है, स्केड्यूल, ग्राफ, एक्सप्लेनेशन, ईच एंड एवरीथिंग वही है जो इससे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक हो गया। देखिए ये जो एजम्पशंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा ये लॉन्ग है वो टोटल हमारा शॉर्ट क्वेश्चन से लिया हुआ है। सारे जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको हमने मिला के एक लॉन्ग बना दिया है। जस्ट आपने इसके अंदर एक चीज़ ऐड करनी है जो है एक्सेप्शंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। नंबर 1 गिवन गुड्स, वेबलिन गुड्स, एसेंशियल गुड्स, लग्जरी गुड्स। ये गुड्स क्या होते हैं, प्राइस डिक्रीज दैन क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। मतलब इन पे जो लॉ है वो हमारा लागू नहीं होता। ये वो हमारे एक्सेप्शंस है कुछ जिन पे हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि देखिए अगर गिवन गुड्स में गुड्स जो हैं अगर उनमें से उनकी जो प्राइस है वो डिक्रीज़ होगी तो उनकी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। प्राइस अगर वेबलिन गुड्स की इंक्रीज़ हो रही है तो उनकी क्वांटिटी की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो रही है साथ साथ। लेकिन यहाँ पे प्राइस इंक्रीज तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है तो लॉ हमारा उल्टा पड़ जाएगा। तो और एसेंशियल गुड्स में है मेडिसिन एंड स्टेपल्स सच एज सॉल्ट, राइस, फ्लेवर। ये वो चीज़ें हैं जिनकी प्राइस कितनी भी हो जाए हाई बट ये चीज़ें इंसान की ज़रूरत है तो इन पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो नहीं एग्जिस्ट कर सकता। उसके बाद आता है लग्जरी गुड्स, एक्सपेंसिव व्हीकल्स, डिमांड स्टेबल या इधर प्राइस इंक्रीज्ड। ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जिन पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता, वर्क नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 3C है डिफाइन चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड को डिफाइन करना है व्हेन डिमांड ऑफ गुड्स चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस। मतलब प्राइस के अलावा किसी भी और वजह से अगर गुड्स की डिमांड में किसी भी किस्म का कोई भी चेंज अगर आ रहा है तो वो हमारा कराएगा चेंज इन डिमांड। देखिए ग्राफ जो है वो हमारा वैसे ही हमारा डिज़ाइन होगा, हमेशा वाई एक्सिस पे प्राइस आएंगे और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे D1 और D2 जस्ट हमारी क्वांटिटी जो है वो जो हमारा चेंज इन क्वांटिटी है, डिमांड में जो हमारा चेंज हुआ है वो हमारा शो कर रहा है D1 और D2। इफ़ डिमांड ऑफ गुड्स इज 5 यूनिट्स, अगर हमारी डिमांड ऑफ गुड्स 5 यूनिट्स है और जो इसकी प्राइस है वो 20 है पर यूनिट। इफ डिमांड ऑफ गुड्स इज चेंज और अगर डिमांड चेंज होकर 5 यूनिट से हो गई है
5 यूनिट से हमारी जो डिमांड है वो चेंज होकर 4 यूनिट्स हो गई है, मीन्स अगर डिक्रीज़ हो गई है और या फिर इंक्रीज़ हो गई है 5 से लेकर हमारी 6 पे चली गई है, और लेकिन इन दोनों चेंजेस में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, हमारे जो पर यूनिट प्राइस है 20 वो वही कांस्टेंट है, वो वही सेम है। तो जो हमारा रीज़न है वो ऑब्वियसली वो नॉन प्राइस कोई भी फैक्टर हो सकता है, किसी भी वजह से जो है वो प्राइस हमारी किसी भी वजह से जो हमारी डिमांड है वो चेंज हो सकती है। तो जो अदर फैक्टर्स हैं वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे वही फैक्टर्स जो अभी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। इन्हें हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। देन हमारे पास इसके बाद आ जाते हैं काइंड्स में आगे पढ़ते हैं राइज इन डिमांड और फॉल इन डिमांड। राइज इन डिमांड क्या है? द मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम D1 कर्व टू D2 कर्व इज कॉल्ड राइज इन डिमांड। अगर तो हमारा जो कर्व है वो D1 से D2 की तरफ जा रहा है तो इट्स मीन कि जो हमारी डिमांड है वो बढ़ रही है, वो ज़्यादा हो रही है। और अगर तो हमारा जो मूवमेंट है वो D2 से D1 की तरफ आ रही है तो इट्स मीन ये फॉल इन डिमांड है, हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो रही है, वो नीचे की तरफ आ रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डी डिफरेंशिएट बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। ये दोनों डिफरेंशिएट हमारे वही हैं जो अभी इससे पहले हमने सारे लॉन्ग और शॉर्ट डिस्कस किए हैं। उन सब का जो मटेरियल है, उन सब का जो निचोड़ है, वही निकाल कर इन दोनों का डिफरेंशिएट बनाया गया है। सो आई होप कि आपको समझ आ जाएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।